दोस्तों जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल लोगों के मन में यही आता है कि यार इसके अंदर तो बहुत रिस्क है, इसके अंदर पैसा कमाना तो दूर, जो हमारे पास पैसा मौजूद है वो भी हम इसके अंदर गवा देंगे क्योंकि आज मार्केट अच्छा चल रहा है। लेकिन कल अगर ये मार्केट अच्छा ना चला और ये मार्केट क्रैश हो गया तब हमारा पूरा पैसा डूब सकता है और इसीलिए बहुत सारे लोग इसके अंदर सीरियसली इन्वेस्ट नहीं करते। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट कितना ज्यादा रिस्की है और जो अच्छी कंपनीज होती है वो लॉन्ग टर्म के अंदर परफॉर्म कैसे करती है। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी का एग्जांपल लेंगे जो पिछले 100 सालों से ग्रो होती आ रही है और इसके चांसेस है कि आने वाले 100 साल के अंदर भी ये कंपनी रुकने वाली नहीं है, ये ग्रो होती चली जाएगी। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये कोई भी एक स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आपको हर एक इन्वेस्टमेंट अपनी खुद की रिसर्च से करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक सिंपल कंपनी का एग्जाम्पल लेता हूँ जिसको आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते हो। इसका नाम है कोका कोला। दोस्तों ये कंपनी 1983 से कंटिन्यूसली अपना डिविडेंड पे करती आ रही है और जिस हिसाब से कंपनी रन हो रही है तो चांसेस है कि आने वाले 100 सालों के बाद भी इसी तरह ग्रो होते हुए डिविडेंड्स पे करती रहेगी। अब दोस्तों इस कंपनी को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर ने अपने इन्वेस्टिंग के करियर में सबसे पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट इसी कंपनी के अंदर किया था। उन्होंने 1988 से लेकर 1990 तक पूरे 3 साल सिर्फ इसी कंपनी के अंदर अपना पूरा कैपिटल इन्वेस्ट किया था, जो उस टाइम पर उनका आधा पोर्टफोलियो था। और ये कंपनी उस टाइम पर ऑलरेडी 70 साल पुरानी थी। तो ऐसा नहीं है कि एक हॉट आईपीओ या कोई न्यू फास्ट ग्रोइंग सेक्टर की थी। एकेडमिक फाइनेंस की नजरों से ये घिसी पिटी ओल्ड और मिच्योर कंपनी थी, लेकिन फिर भी वॉरेन बफेट ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया और फिर उसके बाद वॉरेन बफेट ने आज तक इस कंपनी के एक भी शेयर को सेल नहीं किया। और चांसेस है कि इन दोनों के जाने के बाद भी जो बर्कशायर हैथवे का दूसरा मैनेजर होगा वो भी इस कंपनी के शेयर्स को कभी सेल नहीं करेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कंपनी ऐसा करती क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर काफी सिंपल है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कॉमन सेंस है। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि इन्वेस्टिंग के अंदर कॉमन सेंस की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, जो होता सब में है लेकिन उसको यूज बहुत कम लोग करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी बात बताऊंगा वो पूरी की पूरी कॉमन सेंस वाली होगी, जो कि एक 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी समझ आ जाएगी। तो दोस्तों इसके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर ने कोका कोला की आईपीओ से लेकर यानी कि 1990 से 1988 तक की सारी एनुअल रिपोर्ट्स को रीड किया था और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूज आर्टिकल्स थे वो भी इन्होंने रीड किए थे। मतलब कि इन लोगों ने 70 इयर्स की हिस्ट्री को डिटेल में एनालाइज किया और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों को नोटिस किया। सबसे पहली तो ये कि 1990 से लेकर 1988 तक कोका कोला ने जितनी भी बोतल्स को सेल किया था वो हर साल कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी। मतलब कि लास्ट ईयर में जितनी भी बोतल्स सेल हुई थी तो इस साल में उससे ज्यादा ही सेल होंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस पीरियड में दो बहुत बड़े और डेंजरस इवेंट्स भी हुए थे। सबसे पहला 1929 से लेकर 1934 के बीच का ग्रेट डिप्रेशन, और ये यूएस की हिस्ट्री का सबसे बुरा टाइम माना जाता है, जिसके अंदर स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली 5 साल तक नीचे जा रहा था और मेजोरिटी लोगों के पास जॉब्स नहीं थे, चारों तरफ डर का माहौल था। और दूसरा इवेंट था वर्ल्ड वॉर 2, जो मॉडर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी वॉर मानी जाती है, क्योंकि ऐसे टाइम पर भी बहुत लोगों के बिजनेस और जॉब बंद होते हैं। और दोस्तों इसके अलावा इस पीरियड के अंदर और भी बहुत सारे सीरियस मार्केट क्रैश और बियर मार्केट थे, लेकिन फिर भी इन सब चीजों से कोका कोला को कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। वो अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रही थी और वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इंक्रीज करके पे कर रही थी। तो डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर के टाइम इस कंपनी का शेयर प्राइस गिरा जरूर होगा, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग थे। तो ये पहली चीज इस कंपनी में इन लोगों ने ये नोटिस की कि फ्यूचर के अंदर लोग ज्यादा कमाएंगे भी और ज्यादा पार्टीज भी करेंगे और फ्यूचर के अंदर वॉर्स और डिप्रेशन भी कम होने चाहिए। तो जैसे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप होंगी तो वहाँ के लोगों का इनकम भी बढ़ेगा और वो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे। और दोस्तों इन्वेस्ट करने की सबसे अच्छी जगह यूएस स्टॉक इसलिए मानी जाती है क्योंकि वहाँ की कंपनी सिर्फ यूएस के अंदर बिजनेस नहीं करती है। इंडियन कंपनीज जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, एयरटेल या फिर डीमार्ट, ये सब कंपनी सिर्फ इंडिया के अंदर ही बिजनेस करती है। तो अगर किसी वजह से इंडियन इकोनॉमी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो सारी इंडियन कंपनीज का परफॉर्मेंस बुरा होगा, जिससे इनके स्टॉक प्राइस को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन यूएस की बहुत सारी कंपनीज पूरे वर्ल्ड के अंदर बिजनेस करती हैं। जैसे अगर हम इसी कोका कोला कंपनी का एग्जांपल लेते हैं तो ये कंपनी सिर्फ 2 ही कंट्रीज के अंदर बिजनेस नहीं करती है। यूएस की लीगल रेगुलेशंस की वजह से और मेजॉरिटी कंट्रीज में तो इनके ब्रांड वहाँ के मार्केट लीडर हैं। जैसे कि इंडिया में हम कोका कोला नहीं पीते तो इससे इस कंपनी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप गूगल करेंगे तो आप देख सकते हो तो हम इंडियंस स्प्राइट सबसे ज्यादा पीते हैं और ये स्प्राइट कोका कोला का ही ब्रांड है। और सेकंड प्रेफरेंस हम इंडियंस का थम्स अप है और ये भी कोका कोला का ही ब्रांड है। फिर थर्ड प्रेफरेंस हम इंडियंस का पेप्सी है जो इनके कॉम्पिटिटर्स का मेन ब्रांड है। और फोर्थ प्रेफरेंस हम इंडियंस का लिम्का है और ये भी कोका कोला का ही ब्रांड है। और दोस्तों मैंगो फ्लेवर की अगर बात करें तो उसके अंदर हम सबसे ज्यादा मजा पीते हैं और ये भी कोका कोला का ही ब्रांड है। और इसी तरह इन्होंने ऐसे हर एक कंट्री के लिए अलग अलग ब्रांड्स को लॉन्च किया है जो उस कंट्री के लोग
लोग प्रेफर करते हैं, जैसे कि फैंटा, जो कि कोका कोला कंपनी का ही ब्रांड है। सिर्फ इस फैंटा के ही 100 से भी ज्यादा फ्लेवर्स मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि जापान में और कुछ एशियन कंट्रीज में लोगों को ऐसी वैरायटी पसंद है। तो एक कंपनी इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कैसे कर पाती है, इस चीज को भी हम थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे। तो इसीलिए ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट किसी एक कंट्री की इकोनॉमी पर डिपेंडेंट नहीं होता। इंडिया के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कोई पॉलिटिकल इशू या कोई स्लो डाउन, और अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर सभी इंडियन स्टॉक ही हैं, तब आपको थोड़ी टेंशन लेनी पड़ सकती है। लेकिन ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों फिलहाल ये कंपनी 3% का डिविडेंड दे रही है, और इंडिया की एफडी से फिलहाल आपको मैक्सिमम 5 से 6% का इंटरेस्ट मिल जाता है, जिसके अंदर आपका ओरिजिनल कैपिटल भी ग्रो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपको डिविडेंड के अलावा आपका कैपिटल भी आपको ग्रो होकर मिलता है। और अगर आप किसी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हो, तो आपको वहाँ पर भी 3% के आसपास का रेंट मिलता है। लेकिन यूएस स्टॉक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये डिविडेंड आपको डॉलर में मिलता है, तो इंडियन रुपीस के हिसाब से आप और भी ज्यादा अर्न करते हो। जैसे कि अगर इस कंपनी ने 2001 में $0.2 पर शेयर का डिविडेंड पे किया, और अभी 2023 में इन्होंने $2.24 का डिविडेंड पे किया, तो ये यूएस इन्वेस्टर के लिए 11% का डिविडेंड ग्रोथ रेट हुआ। लेकिन इंडियन इन्वेस्टर के लिए आप इसके अंदर 3-4% एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, क्योंकि इन 20 सालों में यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ी है। जैसे कि $0.2 मतलब उस टाइम पर इंडियन रुपीस के हिसाब से ये ऑलमोस्ट 10 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड हुआ, क्योंकि $1 उस टाइम पर 45 से 50 रुपीज के आसपास होता था। लेकिन दोस्तों अभी $1 ऑलमोस्ट 82 रुपीज के आसपास का है, तो $2.24 इंटू 82 रुपीज लगभग 183 रुपीज के आसपास होता है। तो 10 रुपीज से 183 रुपीज तक का ग्रोथ ऑलमोस्ट 14 से 15% का रेट होता है। तो इतना ग्रोथ रेट यहाँ पर इंडिया के म्यूचुअल फंड और स्टॉक प्राइस से भी लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक बोरिंग कंपनी, एकदम घिसी पीटी कंपनी इस रेट से आपको कंटिन्यूअस काफी ज्यादा प्रैक्टिकल इनकम ग्रोथ दे रही है स्टॉक प्राइस के अलावा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हुए और इतना ज्यादा डिविडेंड पे करते हुए ग्रो कैसे हो रही है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है तब वहाँ पर कंपटीशन जल्दी आता है और प्रॉफिट्स कम होते हैं। तो इस कंपनी ने पिछले 100 सालों से ऐसा स्पेशल किया क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कंपनी अपनी फैक्ट्री से पूरे बोतल को मैन्युफैक्चर करके और इसको फिल करके शॉप्स तक डिलीवर नहीं करती है। ये कंपनी एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस मॉडल को यूज करती है, क्योंकि काफी सालों पहले जब ये ऐसी पूरी बोतल फैक्ट्री से डिलीवर करती थी, तो इनके मैनेजमेंट ने दिमाग लगाया कि हम पानी को शिप करने का इतना कॉस्ट ले ही क्यों रहे हैं, क्योंकि पानी तो हर जगह मिलता है। तो इसीलिए इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को थोड़ा इफिशिएंट बनाया। तो सबसे पहले इन्होंने इन बोतल्स को मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी को दिया, और ये सिर्फ ऐसे सिरप की डिलीवरी करने लगी। और इन्होंने अपने सारे वेंडर्स को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि कितनी क्वांटिटी में उनको पानी मिलाना है, और अपने 1-2 एम्प्लॉइज को भेज दिया इंस्पेक्शन करने के लिए। फिर कुछ सालों बाद कंपनी ने और दिमाग लगाया कि हम शुगर को भी सप्लाई क्यों कर रहे हैं, और इन्होंने इसको भी माइनस कर दिया। तो फिलहाल ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिरप बनाकर छोटी सी वैन में उसको सारी लोकेशंस तक सेफली पहुंचाती है। तो इस कंपनी का कॉस्ट भी बहुत कम है और इनको प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये कंपनी सेल करती ही क्या है, ये सिर्फ एक कलर्ड वाटर बेचती है जिसके अंदर थोड़ा सा शुगर और सोडा होता है, और उस पानी और शुगर को भी उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है। जैसे अगर आप मैकडोनल्ड में जाकर कोक या कोक फ्लोट ऑर्डर करते हो, तो पानी, शुगर और सोडा मैकडोनल्ड का होता है, और सिर्फ वो फ्लेवर कोका कोला का होता है, जिसका इन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है। तो इसीलिए इनको कोई खास एक्सपेंड करना पड़ता ही नहीं है। तो जितना प्रॉफिट भी ये कमाते हैं उसका 75% ही अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। फिर दोस्तों अगर कोई दूसरी कंपनी इनसे कंपटीशन करना भी चाहे, तो लोग किसी नए ब्रांड के कोक को पियेंगे ही क्यों? क्योंकि ये कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाकर ज्यादा से ज्यादा पैसा एडवर्टाइजिंग पर खर्चा करती है, और अपने ब्रांड्स के लिए हमेशा कोई यंग और एनर्जेटिक सेलिब्रिटी यूज करती है, जिससे कि इनका ब्रांड हमेशा यंग लगता है और ज्यादा डिजायरेबल भी होता है। तो इस कंपनी का ये यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब पावरफुल ब्रांड, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कैश और मैनेजमेंट का फोकस इनका मोट है, यानी कि कंपटीशन से बचने का पावर, जिसको इतनी आसानी से कोई ब्रेक नहीं कर सकता। और अगर कोई करने की कोशिश भी करेगा तो वो इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा नहीं। तो दोस्तों इसीलिए मैं फाइनली सिर्फ इतना कहूंगा कि जब आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तब आपको एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे कि 25 लाख या फिर 50 लाख, तब जाकर आपको 3% तक का रेंट मिलता है, जो लोगों का सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होता है। और अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, तब बहुत लोग लोन लेते हैं और अपने घर की कीमत पर बहुत सारा इंटरेस्ट पे करते हैं, जिससे कि उनका इन्वेस्टमेंट कुछ खास प्रॉफिटेबल होता ही नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट बेनिफिट यही है कि आप यहाँ पर छोटा छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और वो छोटा अमाउंट भी ग्रो होता रहेगा, और आपको उसके ऊपर डिविडेंड भी मिलता रहेगा, जिसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। और यूएस स्टॉक में आपको फ्रैक्शनल शेयर बाय करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप महंगे स्टॉक के अंदर भी छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। कोका कोला कंपनी को तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है एजुकेशनल पर्पस के लिए, लेकिन यूएस के अंदर और भी बहुत सारी कंपनीज हैं
हैं जिनके अंदर यही सारी क्वालिटीज मौजूद है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।